इफ़ यू आर एन इंडियन टीनेजर, तो मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। लाइफ में किसी भी बुक को पढ़ो या ना पढ़ो, किसी भी फिलोसफर को पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एक इंसान के बारे में ज़रूर पढ़ना और इसकी उसकी फ़िलॉसफी के बारे में ज़रूर पढ़ना। उनका नाम है फ्रेडरिक नीचा, क्योंकि फ्रेडरिक नीचा की फ़िलॉसफी कुछ इस तरीके की है जो कि हम इंडियंस के लिए ही बनी है। एक इंडियन का लाइफ कैसा होता है, एक इंडियन जब से जन्म लेता है वो अपनी वैल्यू खुद कभी भी नहीं क्रिएट कर पाता है। कभी कोई इंसान उसकी वैल्यू क्रिएट करता है तो कभी कोई रिलेटिव उसकी वैल्यू क्रिएट करता है। जैसा कि मैं तुम्हारा एग्जांपल लेता हूँ, जब तुम जन्मे थे यानी जब तुम बच्चे थे, तो बचपन में क्या होता था, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा ध्यान रखते थे, जो कि नॉर्मल चीज़ है। तुम्हारे पेरेंट्स हर एक चीज़ का तुम्हारा ध्यान रखते थे कि बच्चे को कहाँ जाना चाहिए, बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को किससे बात करना चाहिए और बच्चे को कैसा बात करना चाहिए। चलो वो चीज़ तो मुझे समझ आ जाती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहाँ खड़ा होती है? जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने टीन एज ईयर्स में इंटर कर लेता है, फिर भी उसके पेरेंट्स उसे एक बच्चा ही समझते हैं। रियल लाइफ इशू से उसे डील नहीं करने देते हैं। अरे मेरे छोटे से बच्चे को कुछ हो जाएगा, अरे मेरा बच्चा रोड रोड के उस पार जा रहा है। तुम्हारे माता पिता बहुत ज़्यादा तुम्हारा टेंशन लेते हैं, और मे बी उनके हिसाब से ये ठीक होगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर तुम अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे तो तुम बन जाओगे हर्ड का पार्ट। अब हर्ड क्या होता है? ये जो समाज है, इतनी जो पॉपुलेशन है, ये एक भीड़ है, ये भेड़ चाल है। तुम भी आम लोगों जैसे हो जाओगे। जो इंसान अपनी वैल्यू खुद क्रिएट नहीं करता है वो भेड़ जैसा हो जाता है, क्योंकि उसका कोई यूएसपी ही नहीं ना हुआ। तुम्हारे पेरेंट बता देंगे कि तुम्हें क्या पढ़ना है। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स पूछे कि मेरे बच्चे को लगता है मुझे डॉक्टर बनाना चाहिए, वो जाएंगे किसी रिलेटिव से पूछेंगे कि क्या आप जानते हैं कहाँ मैं अपने बच्चे को अच्छे से डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। कोई आएगा अपने बच्चे को क्या बनाना चाहेगा, इंजीनियर बनाना चाहेगा। कोई अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाना चाहेगा। वो बच्चों से नहीं पूछेगा कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो वो कभी भी वो बच्चा अपना यूएसपी डेवलप नहीं कर पाएगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट अपना डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस बच्चे के मेंटालिटी के खिलाफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं बनना चाहिए। शायद कोई बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता होगा, उसे डॉक्टर बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चा खुद से अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा तो अपने आगे आने वाले लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा और वो बहुत ज़्यादा बिटर ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। वो भी भीड़ का हिस्सा बन जाएगा और वो एक भेड़ बन जाएगा। इसी को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं फ्रेडरिक नीचा कि डोंट बी अ पार्ट ऑफ हर्ड मेंटेलिटी। और हर्ड मेंटेलिटी कैसे आती है? जो इंसान खुद को क्रिएट नहीं करता है, अपनी आइडियाज़ को खुद से क्रिएट नहीं करता, अपने लाइफ को खुद के बलबूते पे नहीं जीता है, वो इंसान बन जाता है एक हर्ड मेंटेलिटी का इंसान। नीचे बोलते हैं अगर तुम एक ऐसी ज़िंदगी जियोगे जो तुम अपने अंदर से जियोगे, अपने अंदर से एक आवाज़ निकाल करके जियोगे कि मैं अपने लाइफ को क्रिएट कर रहा हूँ, तो तुम बनोगे एक ऊबरमैन्स, क्योंकि तुम्हारे पास लाइफ के हर एक डायनेमिक की एक अलग तरह की एक्सपीरियंस होगी। क्योंकि अगर तुम्हें ए से लेकर के बी तक किसी जगह पर पहुंचना है तो तुम सारे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाओगे। और देखो, जगह पर पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि तुम्हारे माता पिता क्या सोचते हैं, तुम्हें इंजीनियर बना दे, लेकिन नीच से कहते हैं कि इंजीनियर बनने का जो प्रोसेस होना चाहिए वही इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि उसी से आदमी इंजीनियर बन जाए। लेकिन पेरेंट्स क्या चाहते हैं, ए पॉइंट से उठा करके तुम्हें डायरेक्ट बी पॉइंट पर डाल दे, कैसे भी घुस दे करके, कैसे भी मतलब कि तुम्हें इंजीनियर बना दे, कैसे भी तुम्हारी प्लेसमेंट लगवा दे 1 करोड़ की। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और यहीं पे नीचे को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि देखो, ए से बी पॉइंट पर जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत इजी बात है। देखो, लोग एवरेस्ट इसलिए नहीं चढ़ते हैं क्योंकि एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, लेकिन जो ऊंचे चढ़ने का प्रोसेस है एवरेस्ट पर, वही बहुत डिफिकल्ट है। वही बनाता है एवरेस्ट को एक काफ़ी यूनिक ट्रैकिंग ट्रैकिंग पॉइंट, राइट? सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपने लाइफ में अपनी एक यूएसपी बनाओ, यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाओ, अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करो। सेकेंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंडियन लाइफ स्टाइल में, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। मैं मोस्ट ऑफ द इंडियन जिनसे भी मिलता हूँ वो एक ही बात को कहते रहते हैं कि मैंने अपने लाइफ में ये नहीं किया, मैंने अपने लाइफ में वो नहीं किया, मैं अपने लाइफ में कभी घूमने नहीं किया, मैंने अपने लाइफ में कभी भी उससे पूछा नहीं कि क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने जाओगी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है इंडियन लाइफ में और इंडियन टीनेजर के लाइफ में ऑल्सो, कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में रिग्रेट फील करते रहते हैं। यहीं पे नीच से एक कॉन्सेप्ट लाते हैं जिसे कहा जाता है इटर्नल रिकरेंस। इटर्नल रिकरेंस कहने का मतलब ये हुआ कि क्या पता तुम्हें एक ऐसा अभी श्राप मिल जाए कि तुम्हें यही जिंदगी बार 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 जीनी है, तो क्या तुम इस जिंदगी को हंस करके, खुश हो करके एक्सेप्ट कर पाओगे? अगर इसका जवाब नहीं है तो आज से अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दो। मोस्ट ऑफ द इंडियन ना जाने किस चीज़ के भरोसे बैठे रहते हैं, बहुत स्लो होते हैं, एक्शन लेने में इतना स्लो होते हैं जितना तुम मानोगे नहीं। हमारी प्रोडक्टिविटी इसलिए कम है इस दुनिया में। देखो, हम हार्ड वर्क करते हैं, अगर तुम देखोगे कि इंडियंस हार्ड वर्क करने में सबसे आगे है, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी की अगर तुम बात करोगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है।
जापान की हमारे से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत ख़राब है, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम काफ़ी लाइफ के सिंपल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कि किसी को अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो एक इंडियन टीनेजर सोचेगा कि कैसे करूं, क्या करूं, लेकिन वो बस अपने बेड से उतर करके 10 पुशअप्स मार सकता है, समझ रहे हो, 5 स्क्वाट्स कर सकता है, अपने छत पर चलना शुरू कर सकता है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक इंडियन टीनेजर के लाइफ में कि वो जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं। और मुझे लगता है कि टीनेज ईयर्स में कई बार हमारी दिमाग उतनी विकसित नहीं होती है, शायद इस वजह से हो सकती है। लेकिन दुविधा इस बात की है कि अगर तुम किसी भी इंडियन को उठा करके देख लो, तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि वो अपने लाइफ में गलतियां दोबारा हमेशा रिपीटेड एक लूप में गलतियां करते रहते हैं। इसीलिए एक नीचे कॉन्सेप्ट लाते हैं जिसे कहा जाता है इटर्नल रिकरेंस। कहने का मतलब, मान लो तुम्हें मैंने श्राप दे दिया कि तो ये जिंदगी जी रहा है, तुझे हमेशा ऐसी ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। तो अगर तुम अपने लाइफ को हाई वैल्यू पर जियोगे तो तुम्हें इस श्राप से भी डर नहीं लगेगा, तो ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो इस बात को डीपली अपने दिमाग में घुसा लो कि आज से तुम अपने लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एक हॉलिस्टिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, लॉजिकल तरीके से और अच्छे से जियोगे। कि अगर मैं तुम्हें श्राप भी दे दूं कि ये ज़िंदगी तुम्हें लाख बार जीनी पड़े, तो तुम कहोगे नहीं, मैं तो खुश हूँ इस चीज़ से। तो यही चीज़ नीचे समझाना चाहते हैं, और इंडियन टीनेजर को ये बात समझना चाहिए दोस्त, अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। तो अब मैं तुम्हें नीचे का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर तुमने इस चीज़ को समझ लिया तो तुम अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करोगे। और स्पेशली मैं ये वीडियो टीनेजर्स के लिए बना रहा हूँ, तो अगर तुम टीनेजर हो तो तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन अभी सीखने वाले हो। हमारे इंडियन सोसाइटी में या तो पावर को वर्शिप किया जाता है या तो पावर को एब्यूज़ किया जाता है। कभी भी तुम्हारे पेरेंट्स या कोई भी रिलेटिव तुम्हें पावर का रियल डेफिनेशन नहीं बताएगा, या तुम्हें पावर के गेम को समझाने की कोशिश नहीं करेगा। तुम अपने घर में ही देखते होगे कि कभी कभी जब तुम्हें किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती होगी जो बहुत पावरफुल है, जो तुम्हारे काम को कर सकता है, तो उसे हम किस तरीके से वर्शिप करते हैं कि मेरे रिलेटिव तो आईएएस हैं, मेरे रिलेटिव तो नेताजी हैं, मेरे चाचा तो विधायक हैं। इस तरीके की चीज़ें की बात होती है ना, इस तरीके की चीज़ों की बात होती है ना, राइट। ये हुआ पावर को वर्शिप करना। सेकेंड साइड हम इंडियंस क्या करते हैं कि मानो टीवी पर एक न्यूज़ आया कि ये नेता ऐसा है, ये आईएएस ऐसा है, इस आईएएस ने ये बोल दिया, तो हम तुरंत कहेंगे कि ये आईएएस लोग होते ही हैं ना, ये बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, ये आईएएस लोग होते ही हैं ना, ये नेता के पीछे घूमते हैं, ये नेता लोग होते ही हैं ना, ये लोग काफ़ी ज़्यादा बदमाशी करते हैं, राइट। हम डायरेक्ट उस पोजीशन को, उस पावर को हम डायरेक्ट एब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं समझाता है कि पावर के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं, पावर के साथ बहुत सारी सिचुएशंस भी आती है। और हमें पावर चाहिए, लेकिन सेकंड साइड हम पावर का एब्यूज़ कर पाते हैं। इसीलिए एक नॉर्मल इंडियन मिडिल फैमिली से जो बिलोंग करता है वो कभी भी पावर को गेन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो पावर को या तो वर्शिप करता है, एक ऐसी चीज़ समझता है जो कि उससे बड़ी है, वो उसे नहीं पा सकता है। और मैंने ये पर्सनली देखा है कई सारे लोगों के फैमिली के घरों में, जो कि अपने बच्चे को सिखाते हैं कि आईएएस तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, या तो ऐसे सिखाते हैं नेता बनना तो बहुत बुरी बात है, नेता तो करप्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो, पावर को या तो एब्यूज करना है या तो पावर को वर्शिप कर रहा है, लेकिन ये दोनों चीज़ बहुत गलत है। पावर नेचर की तरह होती है, ना ही पावर सही होती है ना ही पावर गलत होती है। देखो, पावर नेचर की तरह होती है, पावर ना ही गलत होती है ना ही सही होती है, सिंपल से इस चीज़ को समझो। मोस्ट ऑफ द टाइम यही इंडियन पीपल गलती करते हैं, या तो पावर को वर्शिप करते हैं या तो पावर को एब्यूज़ करते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ तुम अपने लाइफ में कुछ ऐसा करो, मैं चाहता हूँ कि तुम पावर को लॉजिकल तरीके से समझो। जैसा कि नीचे समझाते हैं कि एक शेर है और एक हिरन है। शेर का काम है उस हिरन का शिकार करना, इसमें शेर की कोई बुराई नहीं है, ये शेर का नेचर है। और वो हिरन वो इसी तरीके की है। लेकिन हम इंसान, हम हमारे अंदर एक शेर भी और एक हिरन भी है। अब तुम्हें चॉइस लेना है कि तुम किस चीज़ को चुनोगे। यहाँ पे शेर और हिरन का एग्जाम्पल नीचे मेटाफोर के रूप में लेते हैं, बहुत सारे लोग इसे लिटरली मीनिंग में ले लेते हैं। तो तुम्हारे अंदर एक हिरन है और तुम्हारे अंदर एक शेर है। तुम चूज करो कि तुम स्लेव बनोगे या मास्टर बनोगे। अगर तुम मास्टर बनोगे तो तुम्हें खुद को डोमिनेट करना होगा, ना कि दूसरों को डोमिनेट करना होगा। और अपने वीकनेस को जो डोमिनेट करेगा वही मास्टर बनेगा, और जो इंसान अपनी वीकनेस को डोमिनेट नहीं करेगा वो स्लेव बनेगा। और ये सारी चीज़ें इंडियन फैमिली में नहीं बताई जाती है। और एक टीनेजर को क्या सिखाया जाता है कि या तो पावर को वर्शिप करो या तो पावर का अब्यूज़ करो। तो अगर तुम्हारे घर में भी ऐसा होता है तो तुम अपने बच्चे को फ्यूचर में सिखाना कि पावर क्या चीज़ है। पावर नेचर की तरह होती है, ना सही होती है और ना ही गलत होती है।
ये वीडियो मैं स्पेशली अगेन बोल रहा हूँ कि टीनेजर्स के लिए बना रहा हूँ। अगर तुम एक टीनेजर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और एक काफ़ी लॉजिकल सा कमेंट करना कि तुम्हें और आगे क्या देखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं मास्टर मेंटेलिटी वर्सेस स्लेव मेंटेलिटी। ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि मेरे फेवरेट फिलोसफर है फ्रेडरिक नीचा, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें फ्रेडरिक नीचा के बारे में जितना हो सके उतना सिंपल वर्ड्स में काफ़ी डीपली समझाऊं। फ्रेडरिक नीचा का एक कॉन्सेप्ट है मास्टर मोरालिटी वर्सेस स्लेव मोरालिटी। और इस दुनिया में बस दो ही तरह के इंसान एग्जिस्ट करते हैं, या तो एक इंसान मास्टर मोरालिटी का एग्जिस्ट करता है या तो स्लेव मोरालिटी का एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे कि बात वही है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्लेव एग्जिस्ट करते हैं। और स्लेव इन द सेंस किस मीनिंग में, तुम भी शायद एक स्लेव हो। अगर तुम अपनी फीलिंग के लिए, मोटिवेशन के लिए, अपनी किसी भी चीज़ के लिए आउटर सोर्स पर डिपेंड हो, उसी को हम स्लेव कहते हैं। लेकिन कोई इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी पे जीता है, अपने नियमों और अपने कानून पर जीता है, जो इंसान हार्ड वर्क करता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो इतना स्ट्रांग है कि कोई भी आउटर सोर्स उसे हिला नहीं सकता, वो इंसान एक मास्टर मोरालिटी का इंसान है, जो वक्त आने पे बहुत कठोर मॉन्स्टर भी बन सकता है और वक्त आने पे बहुत काइंड भी बन सकता है। उसी को हम एक मास्टर मेंटेलिटी का इंसान कहते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, जूलियस सीजर से लेकर के नेपोलियन, सभी मास्टर मोरालिटी के लोग थे। और मैं तुम्हें भी कहूँगा कि प्लीज़ एक्सेप्ट द मास्टर मोरालिटी, रिजेक्ट द हार्ड मेंटालिटी, राइट।